वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, मैंने आपको रॉबर्ट गेने साहब का जो प्रकार था, उन्होंने भी अधिगम के प्रकारों के बारे में बात की। रॉबर्ट गेने साहब, और रॉबर्ट गेने साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के, कि अधिगम कैसे कैसे ऊपर जाता है। और उन्होंने, मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने ये भी बात की थी प्यारे बच्चे कि जो अधिगम है वो सरल से जटिल की ओर चलता है। अधिगम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, और जो अधिगम है, आप एक प्रकार के अधिगम को स्किप करके दूसरे प्रकार के अधिगम में आप नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सही अधिगम नहीं सीख पाएंगे, या सही जो टीचिंग है वो आप नहीं सीख पाएंगे। ऐसा हमारे रॉबर्ट गेने साहब ने बताया था। और मैंने आपसे कहा था कि इसके विषय में ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, सिर्फ आप इतना याद रखें कि कौन सा पहले आया है और कौन सा बाद में आया है। इसी की चर्चा करते हुए मैंने आपको उसको याद करने के क्रम में मैंने ये बताया था कि आप क्या करेंगे, आप इसको वही छत छत छज्जे छज्जे वाली कहानी से याद रखेंगे। मैंने आपको कहानी भी वो सुनाई थी कि उससे आप याद रखें कैसे क्रम चलता है, और सबसे लास्ट में समस्या का समाधान हो जाता है, या समस्या समाधान नियम आता है। तो इस प्रकार से हमारा अधिगम चलता है। आज हम आपके सामने, जैसा कि लिखा हुआ है कि आशुबेल के अनुसार अधिगम के प्रकार, एक हमारे आशुबेल साहब हुए हैं, उन्होंने अधिगम के प्रकार बताए। यूँ तो बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसा देखा है कि एक आध पेपर में ये भी आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो क्यों छूट जाए, तो मैं इसको भी इसी साथ में पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप बड़े ध्यान से देखें। अच्छा, आशुबेल साहब ने जो अधिगम का जो प्रकार बताया वो 4 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए, सिर्फ आपको इतना जान लेना है, याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो आशुबेल साहब जो थे, उन्होंने अधिगम के 4 स्तर बताए। उन्होंने कहा कि अधिगम के 4 स्तर होते हैं। क्या कहा इन्होंने? कहा कि अधिगम के 4 प्रकार स्तर के, अधिगम के 4 प्रकार होते हैं इन्होंने कहा। तो युवा भैया बताओ भी कौन कौन से होते हैं। तो इन्होंने कहा पहला होता है अभिग्रहण। क्या होता है अभिग्रहण अधिगम। दूसरा होता है अन्वेषण अधिगम, और इसी को खोज अधिगम भी कहते हैं। अन्वेषण अधिगम को अन्वेषण अधिगम, या इसी को प्यारे बच्चे कहा जाता है खोज अधिगम। ठीक है, याद रखिएगा कि बच्चा खोज करके सीखता है। अन्वेषण अभिग्रहण अधिगम का मतलब होता है बच्चा, सबसे पहले बच्चा किसी को सुनता है। आप जानते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। और सबसे पहले जब आप अधिगम करने जाते हैं तो आप अधिगम जो अधिगम करा रहा होता है उसकी बातों को सबसे पहले आप सुनते हैं, कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, लर्निंग को सुनते हैं, समझते हैं और ग्रहण करते हैं। उसे ही कहते हैं अभिग्रहण अधिगम। मतलब सबसे पहले आपने ग्रहण किया, फिर जब आपने ग्रहण कर लिया तब आप उसमें अन्वेषण करेंगे, तब आप उसमें कुछ नई चीज़ खोजने का प्रयास करेंगे, तब आप उसमें कुछ नई चीज़ निकालेंगे, कुछ नियम में तर्क वितर्क करेंगे। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं अन्वेषण अधिगम या खोज अधिगम। अगला जो होता है आपका होता है रटकर अधिगम। रटकर अधिगम। रटकर अधिगम क्या होता है? तो रटकर अधिगम में क्या करेंगे आप, जैसे कोई भी चीज़ें आपने इधर सुना और इधर अन्वेषण किया, कोई चीज़ें क्या होती हैं आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फैक्चुअल डाटा है, जिसमें ऐसा डेटा है जैसे सन है, तारीखें हैं, ठीक है, किसी का नाम है। तो इसमें तो आप खोज नहीं कर सकते हैं, भाई मेरा नाम शशांक तिवारी है तो इसमें आप क्या ही खोज करेंगे, मेरा नाम शशांक है तो है। तो कुछ ऐसी फैक्चुअल डाटा जो कि ऐसे डेटा होते हैं जिनको कि आपको याद करना होता है, तो वो रट कर भी उसको याद करता है, बार बार समझ के भी उसको याद करता है। और अगला इन्होंने बताया, चौथा नंबर बताया अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम। अब ये वाला अधिगम कैसा होता है? इस अधिगम में बच्चा क्या करता है, चीज़ों के अर्थ निकालता है, चीज़ों को समझता है, बुझता है, और उसके बाद में तब उसको पढ़ने की कोशिश करता है, याद करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आशुबेल साहब थे, इन्होंने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो 4 प्रकार बताए थे। ठीक है बात को? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब हम सबसे बड़ा जो यहाँ का जो सबसे बढ़िया टॉपिक होता है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, वो हम बताएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ ये स्क्रीनशॉट हो गया सबका? आपने कहा जी हाँ। देखो, अब यहाँ से अधिगम
का वास्तविक टॉपिक शुरू होने वाला है। और पिछला जो भी मैंने पढ़ाया सब के सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए, इसलिए मैंने आपको पूरा होल एंड होल पूरा देने की कोशिश की है। आप लोग इसको आराम से समझें, बूझें और नोट्स बनाएं। अब जो हमारा टाइप शुरू होने वाला है, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे जो फेमस सिद्धांत हुआ वो हुआ हमारे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सिद्धांतों में सबसे पहला ही जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे थॉर्नडाइक। आप जानते हैं थॉर्नडाइक जो थे, तो थॉर्नडाइक हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं और इन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कुछ ना कुछ योगदान दिया। इसलिए अगर इनको आप फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये सही भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन्होंने चूंकि बुद्धि में भी अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने पर्सनालिटी में भी अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने अधिगम में भी अपना सिद्धांत दिया। तो ये हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह आप पाए जाएंगे और हर जगह ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। परंतु अगर बात करें अधिगम की तो अधिगम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम प्यारे बच्चे बात करने वाले हैं अपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसका कि नॉर्मली नाम क्या लिया जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी होता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत का अगर नॉर्मली कोई नाम पूछे जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, इसको कहते हैं हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यानी इनके सिद्धांत के नाम तो बहुत सारे हैं, परंतु अगर सामान्यतया जो बार बार पूछा जाता है, जो बार बार आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक को एक ही नाम से याद रखना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। मतलब जब आप प्रयास करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, त्रुटि का सिद्धांत। ठीक बात। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आप कोई किसी काम को करने का प्रयास ही ना करें तो गलती होने की संभावना ही नहीं है। भैया आपने प्रयास ही नहीं किया तो गलतियां होंगी तो कहां से होंगी? ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक कहते थे, या थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि जब व्यक्ति प्रयास करता है, जब व्यक्ति किसी काम को करने की कोशिश करता है, तब उससे गलतियां होती हैं और वो गलतियां करते करते धीरे धीरे कर कर सही काम करना सीख जाता है। यही पूरे इनके सिद्धांत में बात होगी। बड़ा सिद्धांत है, इत्मीनान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक। पता चल गया कि इनका नाम क्यों लिया जाता है और क्यों हमको ज़्यादा इनको याद रखना है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के चक्कर में याद रखना है। इनके सिद्धांत के और भी बहुत सारे नाम आएंगे जो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक की। तो जो हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं, ये प्यारे बच्चे अमेरिका के निवासी। सबसे पहली बात, ये एक अमेरिकी नागरिक हैं, ये अमेरिका के निवासी या अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक बात। दूसरी बात है कि इन्होंने क्या किया कि 1898 ईस्वी में, कब? 1898 ईस्वी में एक किताब लिखी। क्या लिखी? 1898 ईस्वी में एक इन्होंने बुक को लिखा जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। अब इसकी कोई हिंदी नहीं पूछेगा क्योंकि ये अमेरिका के हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि इंग्लिश में ही लिखते होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक किताब लिखी और जिसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी पशु है, इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो एक बिल्ली पर प्रयोग किए थे। बिल्लू, कबूतर और चूहे, 3 पर इन्होंने प्रयोग किए, लेकिन जो बिल्ली वाला प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा इनका फेमस माना जाता है, बिल्ली वाला प्रयोग। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये कहा कि कोई अगर जानवर है, अगर उससे आप बार बार उसी प्रकार की अनुक्रिया करवाएंगे तो वो भी सीख जाता है। पहले गलतियां करेगा, जब आप शुरू में उससे काम करवाएंगे तो बार बार प्रयास करेगा और बार बार गलतियां करेगा, लेकिन जैसे वो मल्टीपल टाइम्स उस काम को, यानी बहुत बार उस काम को करना शुरू कर देगा, तो उसकी गलतियां कम हो जाएंगी, धीरे धीरे वो सही अनुक्रिया करना सीख जाएगा। ये बात इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस में बताई थी। लेकिन शुरुआत में जो इन्होंने बात बताई प्यारे बच्चे, वो पशुओं या जानवरों के लिए बताई थी, परंतु आगे चल के इन्होंने क्या किया कि मनुष्यों के ऊपर बात की। तो हम कहें तो 1913 में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, फिर से आगे चल करके 1913 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था
क्या नाम था, जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक किताब लिखी, एक बुक का इन्होंने निर्माण किया, एक बुक का इन्होंने सृजन किया, जिसका नाम था, क्या नाम था, चाइल्ड साइकोलॉजी, सॉरी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सॉरी, जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। समझ गए कि नहीं समझ गए, जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब इन्होंने ये कहना शुरू किया कि अगर कोई जानवर है और उसको आप बार बार किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, अगर कोई जानवर सीख सकता है, तो इन्होंने कहा कि इस बात का प्रयोग, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रयोग हम शिक्षा में भी कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले इस बात की जो ये शिक्षा में प्रयोग करने की बात सबसे पहले इन्होंने ही की थी। और 1913 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इन्होंने कहा कि अगर हम बच्चे में भी, बच्चे को अगर कोई चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, उसको एक बार हम सिखाएं और उससे कहें आप बार बार प्रयास करो, तो बच्चा बार बार गलतियां करेगा, लेकिन एक बार गलती करते करते वो सही काम करना सीख जाएगा। और जब ये काम करना सीख जाएगा तो वो गलती करना बंद कर देगा, ऐसा इन्होंने बताया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब इनका जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसका क्या होता है, इसका प्रयास और त्रुटि सिद्धांत अन्य नाम क्या होता है। देखो इनका कहना क्या था, जब इन्होंने ये कहा कि इसका प्रयोग हमारी, अब देखिए ये सब पॉइंट हैं, कहाँ के निवासी थे, टिक करेंगे अमेरिका। सबसे पहले 1918 में कौन सी बुक लिखी, या कह दिया जाए एनिमल इंटेलिजेंस के राइटर कौन है, तो आप कहेंगे हमारे थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। क्या नाम है, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक अगर पूछा जाए एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेखक कौन है, के राइटर कौन है, तो भी कहेंगे E.L. थॉर्नडाइक। कब लिखा गया, तो 1913 में लिखा गया था। और इसी बुक में ये बताया गया कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं। अब देखिए इनका जो सिद्धांत था, उसको, उस सिद्धांत में क्या था, इतना पहले नोट कर लो। नोट कर लिया। अब देखो ध्यान रखिएगा, इनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। देखिए, और समझना ज़्यादा है और लिखना कम है। ये जो हमारे E.L. थॉर्नडाइक साहब, इन्होंने कहा कि जैसे कि इन्होंने दो चीज़ों की बात की, इन्होंने दो चीज़ों, एक इन्होंने एक नया शब्द निकाला, स्टिमुलस। क्या निकाला, जिसको कि हिंदी वाले बच्चे हमारे क्या कहेंगे, कहेंगे उद्दीपक, या इसी का एक और नाम लेंगे उत्तेजक, ठीक। ये और दूसरा इन्होंने नाम लिया रिस्पॉन्स। क्या कहा, रिस्पॉन्स। इसी को इन्होंने कहा अनुक्रिया। क्या कहा, अनुक्रिया, ठीक बात। देखो दो शब्द इन्होंने निकाले, और इन्होंने, जब हमने अभी कहा नहीं कि E.L. थॉर्नडाइक ने ये कहा कि जो सिखाने का जो क्रम है उसका प्रयोग हम एजुकेशन में भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा एक स्टिमुलस होना चाहिए। स्टिमुलस का मतलब ये है कि कोई न कोई ऐसा कारण होना चाहिए जिसके लिए बच्चा सीखे। बच्चा क्यों सीखे, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, वो क्लास में है, वो सभी बच्चों से एक सवाल करवाना चाहता है। अगर बच्चे ने कह दिया कि जिस बच्चे ने इस सवाल को कर लिया तो मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा, तो ये क्या है, बच्चों के सामने एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब है बच्चे उस स्टिमुलस, वो चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, जो अधिगम करने के लिए बच्चे को उत्तेजित करती हैं, ये उकसाती हैं, ऐसी बात है। जैसे कोई बच्चा है मार के डर से, तो मार क्या है, एक स्टिमुलस है। और देखो स्टिमुलस कई प्रकार के होते हैं, उद्दीपक, नकारात्मक उद्दीपक भी होते हैं। जैसे एक आता है, आगे आप जो अभी पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, पुनर्बलन के बारे में बताएंगे, कि जैसे ही किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसको कह दिया शाबाश, तो वो क्या हो गया, उसका उद्दीपक हो गया। तो बच्चा शाबाशी पाने के लिए आगे भी काम बार बार जारी रखेगा। तो जैसे जो भी आप चीज़ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको तैयार तो करिए। भाई आप क्लास में गए, आपने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि जो है आज मैं पढ़ाऊंगा E.L. थॉर्नडाइक। अच्छा, बच्चों के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है।
जब आप क्लास में जाएं तो कुछ आप ऐसा बोलें कि चलिए बच्चों आज हम आपको एक बहुत ही रोचक चीज़ पढ़ाएंगे। तो वो रोचक चीज़ क्या होगी? वो रोचक चीज़ आपके बारे में है, मैं आज मानव के बारे में बताऊंगा। तो कुछ ऐसा जाकर कहें जिससे बच्चा तैयार हो जाए, बच्चा उस चीज़ में रुचि लेना शुरू कर दे। और जब बच्चा रुचि, तो वो सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है कि बच्चा काम क्यों करे, या बच्चे के सामने कोई ऐसी परिस्थिति लाओ, कोई ऐसी वस्तु लाओ, कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जिसको देख करके बच्चे में अनुक्रिया करने का भाव जगे। और जब बच्चा इससे प्रभावित हो जाएगा तो सीधी बात है रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया करेगा। अब आप उससे क्या अनुक्रिया कराना चाहते हैं? तो अगर हम बात करें अधिगम की, तो आप उसको अधिगम कराना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा प्रयोग करिए जिससे कि बच्चा अधिगम करने के लिए मजबूर हो जाए, उत्तेजित हो जाए। और जब बच्चा अधिगम करेगा तो उसका अधिगम बढ़िया हो जाएगा, या वो चीज़ों को सीख जाएगा। इस चीज़ को बताने के लिए, और इन्होंने दूसरी बात, एक और बात कही, इन्होंने कहा कि स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक बंध बना दीजिए। बंध का मतलब है कि जब भी बच्चा इस प्रकार के उद्दीपक को देखे, जब इस प्रकार की चीज़ को देखे, तो अपने आप अनुक्रिया करने लग जाए, अपने आप क्रिया करने लग जाए। तो ऐसा कुछ बंध बना दीजिए कि इसके और बीच में एक बॉन्ड बन जाए कि जैसे ही उद्दीपक देखे वैसे ही अनुक्रिया करे। मतलब जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आपने दिखाई, जैसे आपने कहा कि चॉकलेट देंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कह देते हैं कि मार खाओगे, तो उसके डर के वजह से बच्चा सीख जाता है। तो ऐसा कोई भी उद्दीपक हो जिसके बीच में और अनुक्रिया के बीच में आप एक बंध बना दीजिए, इसको देखे और ये करना शुरू कर दे। तो ये भी इसे, तो अभी देखो हमने आपको बताया कि स्टिमुलस ऐसा हो कि रिस्पॉन्स करेगा। तो इसका जो दूसरा नाम निकल के सामने आया, ऐसे ही नाम निकल के सामने आए हैं, तो इसका जो नाम निकल के आया उसको कहा गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरी बात मैंने ये कहा है कि आप उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक ऐसा बंध बना दीजिए कि ये जो बंध है इतना ज़्यादा मजबूत हो जाए, जैसे ही इसको देखे और अनुक्रिया करना तुरंत शुरू कर दे। जैसे ही अध्यापक बच्चों के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कि जैसे बच्चा अध्यापक को देखे तुरंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या है? एक बंध बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। तो ये जो संबंध होता है, इसीलिए इसको कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। क्या नाम होता है? संबंधवाद। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में संबंध बन जाता है, टीचर और बच्चों के बीच में संबंध बन जाता है, या उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को देख करके उस बच्चे में बंध बन जाता है, तो वो काम करना शुरू कर। जैसे शराबी है, शराब और व्यक्ति के बीच में इतना अच्छा बंध होता है कि जैसे ही वो शराब को देखता है तो अनुक्रिया या उसको पीने से या उसको पान करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो यही इसी प्रकार से कुछ बच्चे में भी होता है कि जैसे ही वो टीचर को देखे तो अपने आप से उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, या कुछ ऐसी कोई आप उत्तेजक उसको दिखाएं जिससे वो काम करने शुरू हो जाए। तो आपने देखो इसको कहते हैं स्टिमुलस, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। तो अगर यहाँ पर तीसरा नाम आ जाए तो हो जाए, इसको कहते हैं यसार थ्योरी। क्या कहते हैं? यसार थ्योरी। तो यसार थ्योरी का मतलब ये है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो यसार थ्योरी क्या है? यही है यसार थ्योरी। और फिर इसी को हम कहते हैं बॉन्ड थ्योरी, यानी बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी। अभी देखो मैं बात कर रहा था बॉन्ड बनाने की, कि इसके बीच संबंध बना दो या इसके बीच में बॉन्ड बना दो, तो इसको बॉन्ड थ्योरी या बंध सिद्धांत भी कहते हैं। बंध सिद्धांत भी हम इसको कहा करते हैं। तो आदि आदि इसके नाम है, और या तो इसको एक नाम और दिया जाता है एसआर बॉन्ड थ्योरी। एसआर बॉन्ड थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये इसके 5 प्रकार के नाम होते हैं जो यहाँ से निकल के हमारे सामने आते हैं। बताइए याद रखेंगे? तो आपने कहा बिल्कुल हाँ, हम इसको याद रखेंगे। इसलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी क्या क्या कहते हैं। तो इसको हम सबसे पहला नाम आपने क्या जाना था? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यही तो जाना था। तो आपने कहा बिल्कुल, आपने कहा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा नाम क्या है? इसी का नाम दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी या बंध सिद्धांत, और एसआर बॉन्ड थ्योरी।
आदि आदि नामों से हम ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जानते हैं। बताइए बात समझे कि नहीं समझे। अब देखो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, कर लिया। अब देखो, अब जो इनका प्रयोग है उसके बारे में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने प्रयोग किसके बारे में किया था, और जो इनका प्रयोग है ये कहाँ हद तक सफल रहा, और इसमें जो टेक्निकल शब्द आते हैं उनको बार बार पूछा जाता है। देखिए अब अगर हम इनके प्रयोग की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इनके प्रयोग के बारे में बात करें कि जो इन्होंने प्रयोग किया था किस पे किया था, तो सबसे पहले बात याद रखना, इन्होंने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। किस पर? एक बिल्ली पर किया था। तो बिल्ली पर प्रयोग जो किया था वो कैसे किया था, इन्होंने क्या किया कि एक पेटी ले ली थी, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया। अब सबसे बात पहले तो पूछा जाता है कि इस बॉक्स का नाम क्या था। हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना, इसको कहते थे उलझन पेटिका। क्या कहते हैं? उलझन पेटिका। क्या नाम था इसका? अगर आपसे हिंदी में पूछे तो आप कहेंगे इसका नाम था उलझन पेटिका, या इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसको कहते थे पजल बॉक्स। क्या कहते थे? पजल बॉक्स। ठीक, यहाँ पर एक लगा था लीवर, यहाँ पर एक लगा था लीवर, और यहाँ पर एक था दरवाज़ा। ठीक बात। तो आपसे पूछा जाए कि इसको क्या कहते थे, तो इसको कहते हैं हिंदी में कहते थे खटका, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हम लीवर। लीवर दबाती थी और बाहर निकल। अब देखो हुआ क्या कि एक बिल्ली थी, ईएल थॉर्नडाइक ने अपना बढ़िया बिल्ली यहाँ पर ली, ये देखो बिल्ली है हमारी, और यहाँ पर बिल्ली को बंद कर दिया। बाहर क्या हुआ कि इन्होंने बाहर एक तस्तरी में यहाँ पर रख दी मछली, ठीक है, ऐसे ही कुछ होती है। तो ये रखी है हमारी फिश, रखी है, क्या रखी है? फिश फ्राई मान लेते हैं, रखी है। अब ये जो अंदर जो बिल्ली थी इसको महक लगी मछली की। अब ध्यान से समझना कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस, अब देखिए मान लो ऊपर से बिल्ली कैसी है? भूखी है, बिल्ली को आवश्यकता है। अगर बिल्ली छकी हुई होती तो बिल्ली इतना प्रयास ना करती, लेकिन चूंकि बिल्ली भूखी है तो अब ये रखा हुआ है खाना। आप खुद बताइए, आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आज आपके सामने समोसे रख दिए जाएं, कि आपके सामने खाने की थैली रख दी हो, तो आपके मुंह में पानी आएगा और आप किसी भी प्रयास से उस खाने की तरफ इतना ज़्यादा लालायित होंगे, इतना ज़्यादा उत्तेजित होंगे तो कि कैसे भी करके हमको खाना मिल जाए। तो आपको उत्तेजना आपकी कौन बढ़ा रहा है? और कहीं आप जा रहे हैं भूखे, खाना ही नहीं है, उत्तेजना है ही नहीं, आप ये सोचेंगे जहाँ मिलेगा तो देखा जाएगा। यानी यहाँ पर रखा हुआ जो खाना है, बिल्ली है भूखी, और ये जो रखा हुआ खाना है यही तो है स्टिमुलस, यही तो है भैया उसका उत्तेजक। स्टिमुलस, यही तो है स्टिमुलस, यानी यही तो है इसका उत्तेजक, यही तो इसकी उत्तेजना को अंदर बैठे बैठे बढ़ा रहा है। जैसे ही महक हमारी बिल्ली के नाक तक जाती है, बिल्ली यहाँ पर भैया उलझन पेटिका में उछल कूद करना शुरू कर देती है, यानी रिस्पॉन्स, क्या करना शुरू कर देती है? रिस्पॉन्स, यानी अनुक्रिया करना शुरू कर देती है। और अनुक्रिया इसने कब किया? तो आप कहेंगे सर जी जब मछली की महक गई, या जब इसने मछली को देखा, या जब इसने भोजन को देखा। तो भोजन क्या है? स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस अंदर, जिससे कि हम प्रक्रिया कराना चाहते हैं उसको मजबूर कर दे प्रक्रिया करने के लिए। यानी स्टूडेंट जो है उसको हम कुछ ऐसा बाहर से बता दें, कुछ ऐसा हम सिखा दें, कुछ ऐसा हम दिखा दें जिससे स्टूडेंट मजबूर हो जाए। क्योंकि अनुक्रिया हम किससे करवाना चाहते हैं? किसको मध्यम कराना चाहते हैं? स्टूडेंट को। स्टूडेंट को ही तो मजबूर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिल्ली जो अंदर थी ये रिस्पांस करने के अब इसने क्या किया? बहुत बार बिल्ली इधर उधर उछली कूदी और धोखे से इसका पैर इस वाले लीवर में पड़ गया। ये पहले इसने दरवाज़ा घसीटा, खटका घसीटा, ये सब दुनियादारी किया। उछल कूद में इसका कहीं ना कहीं पैर या हाथ, इसका 4 पैर होते हैं, एक पैर इसका इस लीवर पर लगा, और जैसे ही लीवर पर लगा ये दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल जाती है और फिश को खा लेती है। ठीक। अब दूसरी बार क्या होता है कि ये जो थॉर्नडाइक साहब थे इनको इससे तसल्ली नहीं हुई है, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी कर रहे थे। तो इस बार जो बिल्ली थी उसने बहुत गलतियां की। एक बार में जाकर के सीधा उसने खाना नहीं खाया या सीधा खाना नहीं खा पाई। थॉर्नडाइक ने फिर से इसको बंद कर दिया जब दूसरे दिन भूखी हुई। अब की बिल्ली ने क्या किया कि कल की अपेक्षा कम उछल कूद इसको करना पड़ा और धीरे से इसने फिर से लीवर दबा लिया, खाना खा लिया। बिल्ली जब बार बार यही प्रक्रिया रोज करती है तो बिल्ली को एक बात समझ आ गई कि इधर ही कुछ लगा हुआ है जिसको दबाने से हमको खाना मिल जाता है। तो बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली अभी तक यहाँ हर जगह पंजे मारी थी, लेकिन अब बिल्ली इतनी जगह में आ गई, उसको लगने लगा कि इतनी ही जगह में कुछ ऐसा है जिसको दबा करके हमको खाना मिल जाता है। ठीक बात।
अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो बहुत बार प्रयास करती है, कई बार त्रुटियां करती है, कई बार गलतियां करती है, तो धीरे धीरे बिल्ली सीख जाती है कि इसको दबाने से हमको बाहर खाना मिलेगा। फिर बहुत बार के बाद में बिल्ली सीधा पैर यहाँ पर मारती है, खाना ले लेती, पैर यहाँ पर मारती है, खाना। या इसका मतलब है कि बिल्ली धीरे धीरे सीख जाती है। बिल्ली गलतियां करते करते धीरे धीरे सीख जाती है कि सही अनुक्रिया क्या है और हमको सही जगह पर क्या काम करना है जिससे हमको बाहर जाकर खाना मिलेगा। तो ये इनका प्रयोग है। याद रखिए, उलझन पेटिका या पजल बॉक्स इस नाम था जो पिंजरा ये लाए थे। यहाँ पर लीवर या हिंदी में कहते हैं इसको खटका, और इसके सामने मछली रखी हुई थी, जो कि मछली क्या थी, उत्तेजक। और रिस्पॉन्स किसने किया, बिल्ली ने किया। तो प्रयोग किसके ऊपर किया था, इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो बिल्ली जो प्रयास कर रही थी, इसको देखते हुए जो हमारे थॉर्नडाइक साहब थे, इन्होंने अधिगम कराने के कुछ मुख्य नियम और कुछ गौण नियम निकाले। यानी कुछ इन्होंने ऐसा कहा कि ये जो नियम हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और फिर दूसरे जो नियम थे इन्होंने कहा ये सेकेंडरी नियम है, सेकेंडरी लॉज हैं, अगर ये होंगे तब भी ठीक है, और नहीं भी होंगे तब भी काम हमारा चलने से रुकना नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक बात। तो इसी के प्रयास से हमने आपको बताया जितनी इसने प्रक्रियाएं की हैं, याद रखिएगा उतने ही नियम हमारे थॉर्नडाइक साहब ने बना दिए हैं। जैसे नियम क्या क्या है, तो सबसे पहले आप देखने की कोशिश करेंगे। अब देखना, बिल्ली से आपको रिलेट करते चलेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिया है आपने? कहा जी हाँ। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये बताने वाले हैं कि बिल्ली के जो भी बिल्ली ने किया, जो भी अंदर बिल्ली ने किया, उससे थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत निकाले और क्या नियम निकाले, ये आप जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम, यानी कुछ इसने मुख्य नियम निकाले और कुछ इन्होंने हमारे द्वितीयक नियम या प्यारे बच्चे गौण नियम निकाले थे। तो वो कैसे हैं, कहाँ हैं, जरा आप इनको देखने की कोशिश करिएगा। देखो, तो सबसे पहले अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम। मुख्य नियम क्या थे, तो मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए। कितने, तो आप कहेंगे मुख्य नियम इन्होंने दिए 3। कौन कौन से, याद रखिएगा। तो पहला जो इन्होंने नियम दिया उसको हम कहते हैं तत्परता का नियम। क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं तत्परता का नियम, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। आप कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो दिया तत्परता का सिद्धांत। अब सबसे पहले हम ये समझते चलेंगे कि तत्परता का सिद्धांत होता क्या है। देखिए, तत्परता सिद्धांत में, अब ये जो सिद्धांत है, बिल्ली को तैयार किसने किया था, तो बिल्ली के सामने जब खाना गया तो बिल्ली तैयार हो गई रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप किसी भी बच्चे को या किसी भी मनुष्य को ज्ञान देने के पहले आप उसको कम से कम तैयार तो करिए। आप ये तो बताइए उसको, तत्परता तो उसमें आए, और जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं होगा तब तक वो सीखेगा कैसे। थॉर्नडाइक ने ये कहा है कि भैया जो तत्परता का नियम ये कहता है कि मान लीजिए आप हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, आलस फैला रहे हैं अपने घर में, हमने कहा चलिए सीडीपी पढ़ाएंगे तुमको, ये है दुनियादारी। तो आप सीडीपी पढ़ने कहेंगे ठीक है पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आप ज्ञान लेने के लिए तत्पर नहीं है, यानी आप ज्ञान लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि सबसे पहले तो आप बच्चे को तैयार करिए। तो बच्चे को तैयार करने के लिए क्या है, कहते हैं तो उसमें रुचि पैदा करिए, उसमें प्रेरणा उसको मिलनी चाहिए ना, उसको अभी प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको मोटिवेशन तो मिले कि वो पढ़े तो क्यों पढ़े, और आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं जिससे वो पढ़े। इसीलिए कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जब कोई भी शिक्षक क्लास में जाए तो कुछ ऐसा कहे, कुछ ऐसा करे जिससे कि बच्चे उसका नॉलेज लेने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत सारे आप देखोगे, आपके कॉलेज विद्यालय में ऐसे कई सारे टीचर होते हैं जिनकी क्लास पढ़ने के लिए बच्चे बहुत आतुर रहते हैं कि चलिए वो क्लास होगी, हम मज़ा आएगा, बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जिनकी क्लास में बच्चे मुँह चुराते हैं या नींद आने लगती है उनको। तो आप जाएं क्लास में, कह दें कि आज चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक ऐसा रोचक तरीके से बताएं, उसको ऐसा इंट्रोड्यूस करें कि बच्चों में उत्सुकता आ जाए कि हैं ऐसा भी कुछ पढ़ना है क्या, जिससे बच्चे आपके लेक्चर को बहुत ही आराम से पूरी देर तक सुने और उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तत्परता का नियम, उन्होंने कहा कि देखिए एक घोड़ा प्यासा है, ठीक है, तो घोड़ा जो है, घोड़े को आप तालाब के पास तो ले जा सकते हो,
भाई मुझे प्यास लगी है, घोड़े को प्यास लगी है, समझ रहे हैं। मान लीजिए तो वही बात है कि बच्चे को अधिगम तो करना है, बच्चे को सिखाना है, ये बात हमको पक्की बात पता है। ऐसे घोड़े को प्यास लगी है, परंतु घोड़े को आप पानी के पास तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिलवा थोड़ी ना सकते हैं, ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं, क्या वो पानी पिएगा? नहीं। ऐसे ही बच्चे को अधिगम की ज़रूरत है, ये बात सबको पता है। लेकिन क्या आप बच्चे को स्कूल में तो बिठा सकते हैं ज़बरदस्ती, क्लास में तो बिठा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसको पढ़ा सकते हैं ज़बरदस्ती? अरे दिमाग तो उसका चलना है ना, वो चलाएगा नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही बात इन्होंने कहा है कि घोड़े को, ये तो वही बात हो गई, घोड़े को पानी के पास तक, या लिख लेंगे तालाब के पास तक तो ले जाया जा सकता है, तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, परंतु पानी नहीं पिलवाया जा सकता है, परंतु पानी नहीं पिलवाया जा सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात हमारी काय से रिलेट करती है? इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को मार तोड़ के क्लास में बिठा सकते हैं, परंतु आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हैं। आप पढ़ाएंगे वो दिमाग ही नहीं लगाएगा, और जब तक वो, और अगर वो तत्पर है, अगर वो ज्ञान लेने के लिए तत्पर है, तो क्या करेगा? आप उसको बिठाएं चाहे ना बिठाएं, अगर घोड़ा प्यासा है और आप उसको रास्ते से लेके जा रहे हो तो छूट करके तालाब की तरफ भाग जाएगा। यानी बच्चे में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा ढंग अपनाओ जिससे बच्चा तैयार हो जाए और रेडी हो जाए कि आप जो पढ़ाएंगे अधिगम करने की। तो अधिगम का सबसे पहली बात तो यही है कि बच्चों में रोचकता उत्पन्न करो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और आप जब रोचकता उत्पन्न करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे, प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, तो बच्चा आराम से सीख जाएगा और सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और इसके हम नियम कल बताएंगे आपको। मुख्य नियम 2 और हैं, तो उसके लिए कल हम बताएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को आराम से देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और तैयारी बहुत ही बेहतर करते रहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना, ताकि हमको भी मोटिवेशन तो मिलना चाहिए कि हम क्यों आपके लिए काम करें। मैंने बताया ना कि जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी या प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो आप प्रेरणा हमको दो कि भाई हम तुम्हारे लिए क्यों काम करें, आप में ऐसा क्या है जो हम लोग आपके लिए काम करें। इसलिए आप क्या करें? लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट छोड़ेंगे हमारे लिए अच्छे, जिससे कि हम मोटिवेट हों और ज़्यादा आपके लिए काम करने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।